नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संगठनात्मक बैठक ली। बैठक में 5 जिलों के पदाधिकारी हिस्सा लिए और बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव के साथ साथ संगठन का विस्तार करना है। इस बैठक में 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष, पालक और प्रभारियों ने मंथन किया और किस तरह से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और सभी जिलों में होने वाली संगठनात्मक बैठकों की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार की गई। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसका फैसला चुनाव समिति करेगी, लेकिन संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती के साथ साथ एक बेहतर पंचायती उम्मीदवार लोगों के विकास के लिए काम करे, इस पर भी मंथन किया गया। बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल और नूह जिलों के पदाधिकारी शामिल रहे। और उसके बाद जो हमारा आज 5 जिलों की बैठक यहाँ हो रही है। फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, गुड़गांव है, झज्जर है। सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल प्रभारी और मंडलों के पालक को बुलाए हैं और आने वाले समय में हम जितने भी हमारे शक्ति केंद्र हैं, हर 5 बूथ पर एक शक्ति केंद्र है। हरियाणा भर में 4000 शक्ति केंद्र हमने बनाए हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग हमने की थी। अभी हम शक्ति केंद्र अनुसार बैठकें करेंगे और उन बैठकों में जो हमारा नीचे का कैडर है, हर बूथ पर त्रिदेव हैं, 3 कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर ग्राम प्रमुख और सह प्रमुख हैं, उसके ऊपर शक्ति केंद्र का प्रमुख है, उसका सहयोगी है और हर बूथ में कुछ 4-5 और भी सीनियर लोग रहते हैं, जैसे मैं भी किसी बूथ में रहता हूं। तो ऐसे सब लोगों को मिलाकर औसतन 25 लोगों को बैठक ये होगी और 1.5 घंटे की बैठक ये चलेगी, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी 4000 बैठकें होंगी। उसमें पंचायती राज जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी पर बात करेंगे। वहीं हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया है कि पिछले 8 सालों में 8 नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा पटल पर जो 10 साल का डेटा पेश किया, उसके मुताबिक 2014 से 2015 में सरकारी स्कूलों की संख्या 14,504 थी, लेकिन अब हरियाणा में मात्र 9,700 सरकारी स्कूल रह गए हैं। उन्होंने प्रदेश के सीएम से सवाल करते हुए कहा कि सीएम को यह बताना चाहिए कि 5,000 सरकारी स्कूल कहां चले गए। उन्होंने कहा कि मात्र 1 वर्ष में 1 नया सरकारी स्कूल खोला गया और 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है और इसी साजिश के तहत स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ हरियाणा के सभी 22 जिलों में अध्यापकों, ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी हुआ तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा और सरकार को शिक्षा को निजी हाथों में नहीं सौंपने दिया जाएगा। नहीं है ये विधानसभा 22 जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और उसके अलावा जितने भी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने की वजह से आज शिक्षा व्यवस्था का जो बुरा हाल हो चुका है, उन स्कूलों के बाहर जाकर इस बैनर के तले हरियाणा युवा कांग्रेस विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों को साथ लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता भिवानी पहुंचे, जहां जिला कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का पैसा मोदी सरकार अपने अरबपति मित्रों के कर्ज माफ करने, देश भर में विधायक खरीदने में खर्च कर रही है। इसके अलावा हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए मोदी सरकार ने राशन, दूध, लस्सी पर जीएसटी लगाई। वहीं मोदी सरकार में दम है तो गुजरात में
पेपर लीक माफिया और मित्र को गिरफ्तार करके दिखाए, जिसके पोर्ट से 2200 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्कूलों के बंद किए जाने का आरोप भी लगाया। वहीं सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान सामने आया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि इस मामले में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हरियाणा सरकार को भेजी गई है। गोवा के सीएम ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजी है और गोवा डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को रिपोर्ट भेजी है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि आज गोवा पुलिस की टीम हरियाणा के लिए निकल रही है। माफ कीजिएगा, गोवा के सीएम ने कहा कि आज गोवा की पुलिस हरियाणा के लिए निकल रही है। वहीं अब केस की जांच डीएसपी लेवल के अधिकारी के मार्गदर्शन में होगा। पहले पीआई लेवल का अधिकारी मामले को देख रहा था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। एक तो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था, वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है। आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली। आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है। खबर हिसार से है, जहां सोनाली फोगाट की मौत के बाद फार्म हाउस में चोरी के मामले को लेकर सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका के शिकायत के आधार पर हिसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसके बाद मामले की जांच करने के लिए सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पुलिस पहुंची और सोनाली के फार्म हाउस से लैपटॉप, दस्तावेज, डीवीआर चोरी के मामले में जांच करने के लिए पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची। इसी मामले में आरोपी शिवम और सुधीर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सोनाली फोगाट के परिजनों ने मंगलवार को हिसार एसपी लोकेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। परिजनों ने कहा कि 1.5 साल पहले सोनाली के घर पर जो चोरी हुई थी उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर पानीपत से है, जहां 84 खास गांव में मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोमवार को एक राजमिस्त्री ने मजदूर का कस्सी से गला काटकर हत्या कर दी। दरअसल राजमिस्त्री और मजदूर गांव में एक मकान निर्माण के कार्य में लगे हुए थे, जहां दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और राजमिस्त्री ने मजदूर की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद राजमिस्त्री मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मजदूर का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और देर शाम पुलिस ने हत्यारोपी राजमिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये जुरासी गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है गांव में। जब मौका पर जाने के बाद पता चला कि राजेश के भाई के मकान में मिस्त्री और मजदूर का आपस में झगड़ा हो गया। जो मिस्त्री ने कस्सी के साथ उसकी गर्दन और सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी है। एफआईआर लॉन्च करके 33। पानीपत जिले के गांव अहर में डॉक्टर सतपाल से 1 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाश ने डॉक्टर से पैसे देने के लिए 9 तारीख तक का वक्त दिया है और पैसे ना देने पर डॉक्टर समेत बच्चों को किडनैप कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि इस धमकी को उन्होंने मजाक समझकर इग्नोर कर दिया था और धमकी देने वाले के नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इसके बाद बदमाश ने उन्हें धमकी भरे मैसेज दिए और अलग अलग विदेशी नंबरों से 36 बार कॉल की। वहीं डॉक्टर ने शिकायत में अपने परिवार और खुद की जान का खतरा बताया। चौकी इंचार्ज प्रदीप ने बताया कि शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर मीसा बदमाश पर धमकी देने का शक जताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, कल सतपाल सनौ पे रामचंद्र वासी द्वारा, जिसने एयर चौक के पास शांति हॉस्पिटल बना रखा है, उसके पास फोन आया है बाहर से, विदेश का नंबर है। उसमें ये कहा गया कि मेरे को धमकी दी गई है भाई जान से मारने की, लेकिन 1 करोड़ वाली बात कोई रिकॉर्डिंग में सामने नहीं आई है।
डॉक्टर सतपाल बोल रहा है? मैंने बोला हाँ बोल रहा है। तो बोला 1 करोड़ रुपये चाहिए तेरे से। तो मैंने सोचा कोई वैसे मजाक में कर रहा होगा, मान ले कोई बात नहीं, मान ले। मैंने मजाक में लेकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर उसके फ़ोन बार बार 3-4 बार फ़ोन घेरा है, मैंने नहीं उठाया। उसके बाद उसके मैसेज आए, मैसेज में धमकी दी, गाड़ी गलौज की, 9 तारीख तक का टाइम दिया बच्चों के किडनैप के बारे में मैंने लोगों का। सोनीपत के 5 पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसी के कारिंदे और बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर सोनीपत में दहशत फैलाने वाला कुल्हाड़ी गैंग आखिरकार सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले में गांव नांगल कला के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सोनीपत एसपी ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि ये तीनों युवक नशे की पूर्ति करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। सोनीपत पुलिस तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करके गहनता से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीमों की गिरफ्त में दिखाई देने वाले इन तीनों युवाओं को नशे की लत थी। जब इनके पास पैसे खत्म होते हैं तो ये नशा खरीदने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इन तीनों युवकों ने कुल्हाड़ी गैंग बनाया था और इन्होंने सोनीपत में पिछले 15 दिनों में जिस लूट की वारदातों को अंजाम दिया हम आपको बताते हैं। कुल्हाड़ी गैंग ने सबसे पहले 10 अगस्त को बहालगढ़ रोड स्थित शिव शंकर फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और 2.25 लाख रुपए की लूट की थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन और बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गांव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे। वहीं झज्जर के राधा कॉलोनी में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि विवाहिता अक्सर फोन पर बातें किया करती थी, जिस पर उसके परिजन उसे मना करते थे। आज भी जब वो फोन पर बात कर रही थी तो उसे मना किया गया। इसी को लेकर युवती तैश में आ गई और उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को सरकारी अस्पताल भेजा। युवती के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कि हमारी लड़की फोन पर बातें वगैरह करती रहती थी, जिसको हम समझाते थे बेटी फोन पर बातें मत किया करो। तो इसके कारण आवेश में आकर लड़की ने आज घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जैसी कोई सच्चाई या घटना बारे कोई पता चला तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम बिना अनुमति के सत्यम टेलीकॉम के द्वारा ट्रेंच लॉस मशीन और लेबर के द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर वोडाफोन की फाइबर केबल डाली जा रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और टीम के काम को रुकवा दिया। बिना अनुमति फाइबर केबल डालने का काम करने से सरकार के रेवेन्यू को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके से चलाए जा रहे अवैध कार्य किसके संरक्षण में चलाए जा रहे हैं, इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में पुलिस ने बिना परमिशन के किए जा रहे केबल डालने के काम को रुकवा दिया, जहां पर सीएम उड़नदस्ता और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और बिना परमिशन के केबल डालने के काम को रुकवा दिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है और इस मामले की जांच की जाएगी कि यह काम किसके संरक्षण में किया जा रहा था और कौन इस काम को करवा रहा है। वहीं बहादुरगढ़ में शहर के लाइन पार क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कब्जे करने वालों पर नगर परिषद टीम के द्वारा कार्रवाई की गई।
नगर परिषद के कर्मचारी पुलिस बल के साथ बराही रोड पहुंचे और रेलवे फाटक से विकास नगर तक 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत लाइन पार क्षेत्र के बराही रोड पर बनी दुकानों के रैंप, शेड और अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। नगर परिषद के अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने दोबारा अतिक्रमण किया तो नगर परिषद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बहादुरगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर परिषद ने अभियान चलाया और इस दौरान कई अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और उसके बाद नगर परिषद की टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा से फिर इस तरीके के अतिक्रमण किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत दुकानों के सामने अतिक्रमण को हटाया गया और दुकानदारों को नगर परिषद की टीम की ओर से चेतावनी भी दी गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और दुकानों के आगे अवैध तरीके से बनाए गए शेड या जो टीन लगाए गए हैं उसको तोड़कर हटाया गया है। लाइन पार जो अवैध कब्जे थे, जो लोगों द्वारा शिकायत करी जा रही थी बार बार, अब भाई रोड पे अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं वो हटाए गए और लोगों से अपील है कि भाई रोड को साफ रखें, अवैध अतिक्रमण ना करें। अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया। वहीं बहादुरगढ़ में अवैध रूप से चल रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस कार्रवाई में सीएम फ्लाइंग टीम के साथ फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम भी शामिल रही। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास फैक्ट्री चलाने का कोई भी लाइसेंस नहीं है। यह फैक्ट्री पिछले लंबे समय से बिना परमिशन के चल रही थी। यहां बिस्लरी फ्लेवर्ड वाटर नाम से पानी की बोतल बंद करके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता था। सीएम फ्लाइंग की टीम और फूड एंड सेफ्टी विभाग ने फैक्ट्री पर छापे मारकर सभी पानी की बोतलों को कब्जे में ले लिया। फिलहाल दोनों टीमें यह पता करने की कोशिश कर रही हैं कि फैक्ट्री मालिक के पास किसी विभाग की परमिशन है या नहीं। फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री के संबंध में कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया। फिलहाल बोतल बंद पानी को जांच के लिए लैब भेजा गया है। अगर पानी में किसी तरह की खामी मिलती है तो भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ में अवैध रूप से चल रही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई और इसके बाद फैक्ट्री मालिक इस दौरान कोई भी कागजात दिखा नहीं पाया। फैक्ट्री मालिक के पास फैक्ट्री चलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री में जो भी पैकेज्ड वाटर के बोतलें थी उनको कब्जे में ले लिया और फिलहाल पानी को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम का कहना है कि अगर पानी में कोई खामी मिलती है तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पानी बनाने वाली कंपनी पे छापा मारा है। यहाँ पर मौके पर हमें तो फूड लाइसेंस मिला, जिस और ने ये जो ब्रांड बना रहे हैं उसके कोई कागज मिले, इसलिए हमने जो पानी के 2 सैंपल लिए उनको जांच के लिए भेज दिया गया है और इनका जो भी पानी था 1 लीटर की बोतलें और 1/2 लीटर की बोतलें इनको सील कर दिया गया है। वहीं जुलाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रिंसिपल सत्यवान चोपड़ा का तबादला रुकवाने को लेकर गांव के स्कूल में ताला लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 7 से 8 महीने पहले ही यह प्रिंसिपल हमारे गांव के स्कूल में आए थे और इन्होंने विद्यालय में काफी सुधार किया था। विद्यालय में अनुशासन भी बनाया था और प्राइवेट स्कूल से बढ़कर यह बच्चों को स्कूल में सुविधाएं मुहैया करवा रहे थे, लेकिन सरकार की तबादला नीति के चलते इनका यहां से ट्रांसफर हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रिंसिपल का तबादला नहीं किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। गांव के सरपंच अजय लाठर ने बताया कि प्रिंसिपल के अनुशासन के चलते स्कूल में बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।
बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला ना हो। यही है मुख्याध्यापक की बदली का। ये अभी आए हैं पोस्टिंग होकर के, इनको 7-8 महीने हुए हैं और जो सरकार की पॉलिसी रही है हमने नहीं पता वो किस पॉलिसी के तहत किया गया, लेकिन हमारी मुख्य मांग है कि वे कम से कम अच्छा लंबा टाइम देना चाहिए पोस्टिंग के लिए। इसको 6 महीने में उठा करके दूसरे स्कूल में भेज दिया। अभी बच्चे सेट ही हुए थे। जो हर बच्चा चाहता है कि वे जो हमारे मुख्याध्यापक हैं वो पूरे टीचरों के ऊपर इतना कंट्रोल करके बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है जो प्राइवेट स्कूलों को भी माफ कर रही है। ये प्रिंसिपल साहब की बदली होगी, इसलिए बच्चों ने 2 दिन से बहुत प्रेशर डाल रखा था। ये हमारी पढ़ाई पहले जैसा काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही थी, बहुत बढ़िया सर है, तो गाँव ने बच्चों की मजबूरी देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा। वहीं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है। सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक साइंस के अध्यापक की बदली और पीटीआई के तबादले को लेकर ताला लगाया। स्कूली छात्राओं और ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहां जो साइंस के अध्यापक थे उनका तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर कोई दूसरे अध्यापक भी नहीं आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पीटीआई थे वो उन्हें अच्छी तैयारी करवाते थे, जिसके चलते स्कूल ने खेलों में भी काफी प्रतिभा दिखाई है, लेकिन अब उनका भी तबादला कर दिया गया है। उनके तबादले के कारण यहां जो नर्सरी है वो भी अब खतरे में आ गई है। स्कूली छात्रों की सरकार से मांग है कि यहां उन्हें साइंस का अध्यापक उपलब्ध करवाया जाए और उसके साथ ही पीटीआई को भी यहीं पर रखा जाए ताकि बच्चों को अपनी तैयारी करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने साइंस फैकल्टी उपलब्ध करवाने की मांग रखी। कमानिया स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगने की सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त खुद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें साइंस का अध्यापक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमने ताला इसलिए लगाया कि हमारे स्कूल के अंदर साइंस की पोस्ट जो थी वो खत्म कर दी गई थी और हमारे पीटीआई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नर्सरी आ गई है यहाँ, तो कोई उनकी जगह मैडम आ रही है, वो इतना काम कर नहीं सकेंगे जितना पीटीआई कर रहे हैं। डीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि साइंस का टीचर भेज देंगे, पीटी साहब को 3 रोज यहाँ लगा दिया। रेल यातायात के नियमों का उल्लंघन करना लोगों पर भारी पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। छोटू राम नगर फाटक के एरिया में लापरवाही के चलते 29 लोग की मौत हो चुकी है। इन हादसों में लोगों ने लापरवाही से ट्रैक पार करते समय अपनी जान गंवाई है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि लोग रेल यातायात के नियमों को लेकर गंभीर नहीं है। वही वजह है कि इस तरीके की दुर्घटनाएं बढ़ रही है। रेलवे विभाग की तरफ से बहादुरगढ़ में 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यहां से रोजाना कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें दिल्ली रोहतक ट्रैक के माध्यम से निकलती हैं। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो उस दौरान सीट पाने की जल्दीबाजी में काफी लोग यहां पर बने फुट ओवरब्रिज की बजाय शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं और यही लापरवाही दुर्घटना का कारण बन जाती है। हालांकि रेल विभाग और पुलिस की तरफ से बार बार आम जनता को रेल यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी किसी न किसी कारण से ट्रैक पर जान गंवा देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेल विभाग ने लोगों से नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की है, जिससे रेलवे ट्रैक पर होने वाले हादसों को रोका जा सके। हमारे थाना क्षेत्र में जो हमारी हदूद है बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर से और खरावड़ तक का हमारे हदूद है। उधर जो है स्थल बोर से लेकर झज्जर तक हमारी हदूद है। तकरीबन इन दिनों में जो है 72 आदमी जो है रेल से कट चुके हैं। जो पब्लिक से प्रार्थना की जाती है कि रेल के ट्रैक पर ना घूमें और ना ही लीड लगाएं, क्योंकि कई बार लीड लगाने के बाद जो है ना सुनता नहीं है, इसलिए जो है ना दुर्घटना हो जाती है। हमारे छोटू रामनगर के पास 27 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2 लेडीज।
देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह मूर्तिकार आकर्षक डिजाइन में भगवान गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर बाजारों में मूर्तियां सज धज कर तैयार हो गई हैं। वहीं गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं फरीदाबाद के 5 नंबर मार्केट में अलग अलग तरह की मूर्तियां सजकर तैयार हैं और ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, जिनको आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। मूर्ति बनाने वाले लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फरीदाबाद में भी भगवान गणेश के प्रति लोगों में आस्था बढ़ रही है। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मूर्तियों की बिक्री कम हो गई थी, लेकिन इस बार फिर से जो ग्राहक है वो बाजारों में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। जो कोरोना काल में जो ये रौनक जो खत्म हो चुकी थी, अब जैसे कोरोना काल खत्म हुआ है उसके बाद मतलब अभी ज़्यादा कस्टमराइज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मार्केटिंग भी अच्छी चल रही है। बाकी यहाँ पर के दोपहर के बाद ही कस्टमर आना यहाँ पर आते हैं इसमें, जो पहले से बहुत बेटर है अब की बार। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।